नमस्कार बहनों और भाइयों, मैं हिंदी में और अंग्रेजी में आपके सुझावानुसार अपनी बात बताने जा रहा हूँ। हमारे बहुत सारे YouTube के सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे फेसबुक के मित्र, हमारे कॉलेज के फ्रेंड और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हमारे साथ हमारे साथीगण, जहाँ मैं काम करता रहा हूँ उसके कर्मचारीगण और लाखों लोगों ने कई बार हमसे कहा कि मैं किस प्रकार आगे बढ़ा, किस प्रकार मैं विद्यालय में था, महाविद्यालय में था, विश्वविद्यालय में था। बाद में हमने शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, प्रतिपालनीय विकास के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्या सब किया, इसके बारे में मैं अपने विचार आप लोगों से साझा करूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है और इसलिए मैं अपनी बात बताना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जन्म 13 मार्च 1950 को हुआ और उसके बाद मेरे पिताजी, मेरे माताजी ने मेरा लालन पालन किया। ये दूसरी बात है कि मेरे पिताजी का देहांत तब हो गया जब मैं 12 वर्ष का था, लेकिन जब मैं 1 साल का था उस समय से 12 वर्षों तक उन्होंने हमें बहुत प्रबोधन दिया, हमें मार्गदर्शन दिया और उसी के कारण आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं के चलते हूँ। वे विद्वान पुरुष थे, अपने ज़माने के टॉपर रहे हैं और उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। ये वो ज़माना था, आप समझे कि उनका जन्म 1915 में हुआ था, तो मतलब 1920 से लेकर के और 1936 तक वो पढ़ते रहे और उस दौरान हिंदी कम, अंग्रेजी ज़्यादा और फिर उर्दू, यही सब पढ़ाई का माध्यम हुआ करता था। इसलिए वो पढ़े तो थे अंग्रेजी माध्यम से, उर्दू उनको सिखाया गया था। उर्दू के भी प्रकांड विद्वान थे और साथ साथ हिंदी क्योंकि मातृभाषा है तो हिंदी के भी विद्वान थे। जो मैं 3 साल का था उस समय से उन्होंने बताया कि उर्दू को छोड़ दीजिए, क्योंकि उस समय भारत गुलाम था और उर्दू पढ़ना पड़ता था, लेकिन अभी हिंदी पर ध्यान दो, अंग्रेजी पर ध्यान दो और दोनों पर इक्वल कमांड होना चाहिए, क्योंकि भारत में रहना है तो हिंदी जरूरी है और विदेशों के साथ संबंध स्थापित करना है तो अंग्रेजी भी जरूरी है। मैंने वैसा ही किया और जब मैं 5 साल का हुआ उस समय हिंदी और अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलने का जो अनुभव हुआ उनके प्रबोधन के कारण आज भी मुझे याद है। घंटों हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में बोलने की जो प्रैक्टिस है उसे वो कराया करते थे। यही कारण था, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, सेकेंडरी स्कूल हो, हर जगह मैंने टॉप किया अपने क्लास में। हमारे सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं और साथ साथ प्रधानाध्यापक, हेडमास्टर आश्चर्यजनक रूप से हंसते थे हमें देखकर, भाई तुम कह रहे हो कि एक ऐसा वातावरण है जब किताबें दी जाती है, जो पाठ्य पुस्तक है किसी भी वर्ग का, और उसे 1 साल में पढ़ना पड़ता है। तुम 1 महीना में पढ़ लेते हो और उसके बाद चुपचाप बैठे रहते हो और जब हम लोग कुछ पढ़ाते हैं तुम्हें लगता है कि मुझे सब पता है, ये कैसे हो रहा है। मैंने बताया कि अगर साल में हमें 5 या 6 किताब पढ़नी है उसको मैं 1 महीना पढ़ लेता हूँ, वो भी प्रत्येक पुस्तक को मैं कम से कम 5 बार आधे 5 पढ़ जाता हूँ, तो अभी 1 महीना ही लगता है। मेरे समझ से सिलेबस में कुछ खामियां हैं, क्योंकि 1 महीने में जो तैयार कर लेंगे हम उसे 1 साल क्यों हम बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन वो माने नहीं, बोले कि सभी विद्यार्थी इस तरह के नहीं हैं। तो यही कारण है कि जब वो कुछ पूछते थे तो मैं उन्हें बता देता था। जब कोई गणित का सवाल हुआ या विज्ञान का सवाल हुआ, नागरिक शास्त्र का हुआ, इतिहास का हुआ, भूगोल का हुआ,
पदार्थ विज्ञान का हुआ या रसायन विज्ञान का हुआ, सभी क्षेत्र में मुझे सब जो भी जानकारी थी। और बहुधा हमारे शिक्षक कहते थे कि भाई तुम्हें पता नहीं है कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो उस समय वही राष्ट्रपति थे, इनके बारे में कलकत्ता में और पटना में जो संग्रहालय है उसमें उनकी जो उत्तर पुस्तिका लिखी हुई है, जिसमें अंग्रेज़ों ने लिखा था, जो इवेल्युएटर थे, जो एग्जामिनर थे उत्तर पुस्तिका के, उसमें लिखा था एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, का मतलब कि जो उत्तर दे रहा है उसका ज्ञान हमसे ज़्यादा है। तो हमने कहा ऐसी बात नहीं है, ये चांस की बात है कि ऐसा हो रहा है। फिर मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम में हमें बहुत हाई मार्क्स आया, कई विषय में 100 में 100 आया। पहले भी पहली कक्षा से लेके 11वीं तक कई विषयों में 100 में 100 आता था। इसका श्रेय उनको जाता है जो कॉपी जांचते थे, क्योंकि हमें 99 भी दे देते, 99 देते तो भी मैं उतना ही खुश होता। तो मैंने उनको उनके परोक्ष में धन्यवाद दिया, प्रभु से प्रार्थना किया कि धन है आप प्रभु और धन है ये हमारे जांचने वाले एग्जामिनर्स जिन्होंने मुझे 100 में 100 दिया। फिर मैंने प्री यूनिवर्सिटी साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ किया और उसके बाद हमने देखा कि हमें अगर मेहनत करना है तो सोशल साइंस से बेहतर होगा कि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूं, अभियंत्रण की पढ़ाई करूं। और इसके लिए मैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो मिश्रा रांची में है उसके 13वें बैच में मैंने प्रवेश लिया। तो ये महाविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज 1955 में खोला गया था, मैं 13वें बैच में था। वहाँ का वातावरण कॉस्मोपॉलिटन था, पूरे दुनिया से और पूरे देश के विद्यार्थी पढ़ते थे। जो बात दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में, चाहे वो बिहार का हो या उड़ीसा का हो या बंगाल का हो या किसी भी राज्य का इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आईआईटी को छोड़कर बाकी हर जगह कॉस्मोपॉलिटन क्राउड नहीं था। मैंने देखा कि हमें, क्योंकि देश भर के विद्यार्थियों से बातें करनी है, दुनिया भर के विद्यार्थियों से बातें करनी है और प्रोफेसर्स भी इस तरह के हों जो भारत के विभिन्न राज्यों से आए हुए हों, तभी मुझे पूरे देश की संस्कृति का पता चलेगा, क्योंकि मुझे इस विषय में बड़ी रुचि थी। तो मैंने वहाँ दाखिला लिया। दूसरा कारण यह भी था कि इस लाड प्यार से हमारे माता पिता ने मुझे पाला पोसा था। हमारे जो अभिभावक हैं, मेरे चाचा जी और मेरे भाई साहब, उन्होंने कहा कि खान पान के हिसाब से बीआईटी मिश्रा का जो मेस है वो भारत में सबसे अच्छा है, सर्वोत्तम है। वह भी कारण था वहाँ जाने का। वहाँ पर जाने के बाद मैंने 1-2 महीने के बाद ही फैसला ले लिया, पास करने के बाद जब मैं उत्तीर्ण हो जाऊँगा इंजीनियरिंग डिग्री में, तो मैं कुछ ऐसा काम करूँगा जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकें, हम रोज़गार खोजने के चक्कर में न रहें। वहाँ भी हमें काफ़ी सफलता मिली। मुझे वहाँ के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, डिप्टी डायरेक्टर, प्रोफेसर्स सभी लोग जानते थे कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है जो संस्था निर्माण से संबंधित हो, चाहे वो संस्था किसी तरह की हो, चाहे वो कोई उद्योग हो या संस्था हो, विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय हो या हॉस्पिटल हो या कोई दूसरा संगठन हो या कोई एनजीओ हो या आईएनजीओ हो, अपनी इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल लेवल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। सभी के क्षेत्र में मैंने अनुभव हासिल किया और सफलतापूर्वक हमने बैचलर्स डिग्री पूरा करके फिर हमने एमबीए भी किया। और हमने देखा कि इंजीनियरिंग एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें आप अन्वेषण तो कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं, लेकिन जब आप कोई प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें प्रबंधन का ज्ञान अगर नहीं है तो होगा क्या कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे आपको ज़्यादा कीमत पे सामान नहीं बेच पाएंगे। इसलिए ये जो इकोनॉमिक्स है और इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स को जानने के लिए मैंने देखा कि मैं एमबीए करूं और हमने मटेरियल्स मैनेजमेंट में और इंटरनेशनल बिजनेस में स्पेशलाइजेशन किया, ताकि मैं जो भी काम करूं उसको आगे बढ़ के हम ऐसा कर सकें कुछ कि ऐसा हो कि हमें ऐसा लगे कि कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम काम कर सकें। बी आर अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी जिसका नया नाम है,
वहाँ से मैंने MBA किया और MBA करने के बाद हमें लगा कि हमें PhD भी करना चाहिए, तो मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से मानव अधिकार के क्षेत्र में PhD हमने कर ली। अब एक ऐसा समय आया कि मुझे लगा कि मुझे काम करना है तो हमें अनुभव करना पड़ेगा। तो मैंने भारत के जितने भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उस समय थे 1974-75 में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, तीनों जगह जाकर हमने देखा कि संस्थाएं कैसे चलती हैं। और उस समय IIM के जो डायरेक्टर थे उन्हें संस्था निर्माण पर शोध करने का बहुत अवसर मिला था। उनसे हमें करीब एक हफ्ते तक चर्चा करके जब पता चला कि संस्था निर्माण का दर्शन क्या है, संस्थाएं बनती कैसे हैं, संस्थाएं बिगड़ती कैसे हैं, संस्थाएं कभी कभी रुग्ण क्यों हो जाती हैं, और संस्थाएं रुग्ण हो गई तो रुग्णता निवारण के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ती है, और साथ साथ संस्थाएं मरती क्यों हैं, संस्थाएं माड़ी क्यों हो जाती हैं, और संस्थाएं स्टैग्नेट क्यों कर जाती हैं। 4-5 साल के बाद बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ खुली हुई संस्थाएं भी मृतप्राय होने लगती हैं। इस पर काम किया मैंने, और मैंने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में आना है तो आगे हमें अनुभव के आधार पर कोई स्थान चुनना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन था हम कहीं करें, क्योंकि कलकत्ता से हमारे परिवार का पिछले 100 साल का संबंध रहा है, और कुछ कारणों से जिस तरह के व्यवसाय में, उद्योग में, क्योंकि हम लोग कृषि आश्रित परिवार से हैं और जहाँ पर हम आधुनिक कृषि करते रहे हैं, तो दुग्ध उत्पादन के बाद क्रीम बनाना और उसके बाद उसमें आपको फिर चढ़नी मशीन के थ्रू मक्खन बनाना, घी बनाना, इस सब के लिए हम लोगों ने आज से लगभग 80 वर्ष पहले स्वीडन से, स्टॉकहोम से हम लोगों ने क्रीम सेपरेटर्स करीब 500 आयात किया था, जिसे हम पूरे भारतवर्ष में दान करके बताया था लोगों को कि दूध को अगर आप डालेंगे तो उसमें से एक तरफ नॉन फैट मिल्क मिलेगा, मतलब क्रीम रहित दूध, और क्रीम बन जाएगा। क्रीम को आप गर्म कर दीजिए तो घी बन जाएगा, और जब क्रीम को आप चढ़नी मशीन में डाल दीजिए तो मक्खन बन जाएगा। तो इस तरह का काम हम लोग करते रहे हैं हर तरह के कृषि संबंधी उद्योगों पर और पेशों पर। तो कलकत्ता से मेरा संबंध था, मैं कलकत्ता में सेटल हो सकता था, मैं पटना में सेटल हो सकता था, मैं दिल्ली में सेटल हो सकता था। हमारे कई संबंधी मुंबई में भी थे, अहमदाबाद में थे, और फिर दूसरे बड़े बड़े शहरों में थे। जैसे हमारे कुछ मित्र और हमारे कुछ संबंधी हिंदी प्रचार के लिए गए हुए थे, वो तमिलनाडु के चेन्नई में, और उस समय उसे मद्रास कहा जाता था, मैं वहाँ भी जा सकता था। लेकिन मैंने देखा कि बिहार में उस समय राजधानी पटना में कोई प्रबंधन संस्थान नहीं था। तो सोचा गया कि क्यों नहीं पटना में बिहार सरकार के साथ मिलकर एक प्रबंधन संस्थान खोला जाए। तो इसीलिए हम लोगों ने 1975, 76, 77, 78 में डेटा कलेक्शन, करिकुलम डेवलपमेंट, रजिस्ट्रेशन इत्यादि करके 1979 में हम लोगों ने पटना में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की स्थापना की, और औपचारिक रूप से पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ। लेकिन वर्ष 1977 में ही हम लोगों ने संस्था की नींव डाल दी थी। इसका उद्घाटन तत्कालीन उद्योग मंत्री, जो पहले संचार मंत्री भी रहे कुछ महीनों के लिए, माननीय श्री जॉर्ज फर्नांडिस, 1977 में पहली बार मुजफ्फरपुर से वो सांसद बने, लोकसभा के सदस्य बने, और पहला कार्यक्रम, क्योंकि जेल में थे जब इलेक्शन लड़े थे, जेल से छूटे, और जब वो पहली बार मुजफ्फरपुर आए, उस समय संचार मंत्री थे,
तो पहला कार्यक्रम हमारा ही हुआ और संस्था का विधिवत उद्घाटन हुआ और वो बड़े प्रसन्न हुए कि प्रबंधन संस्थान इसकी कमी रही है, क्योंकि वो ट्रेड यूनियन से जुड़े थे, उद्योगों से जुड़े थे, तो उन्हें पता था कि श्रमिकों को प्रबंधित करने के लिए, श्रमिकों को प्रबोधित करने के लिए, श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिए, उन्हें मार्गदर्शित करने के लिए जितने मैनेजमेंट के एक्सपर्ट से उनकी ज़रूरत थी, बड़ी कमी उनको महसूस होती थी। उन्होंने हम बधाई दिया और उसके बाद हम आगे बढ़ते गए। 1979 में जब हम लोगों ने पाठ्यक्रम प्रारंभ किया तो हम लोगों ने एक साथ MBA, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, जो समतुल्य था MBA के, और कंप्यूटर साइंस और होटल मैनेजमेंट में हम लोगों ने पाठ्यक्रम चालू किया, जिसके लिए हमने पूरे भारतवर्ष से प्रचार प्रसार किया और हमने परीक्षा एंट्रेंस एग्जामिनेशन ले करके और इंटरव्यू करके, ग्रुप डिस्कशन करके विद्यार्थियों को हम लोगों ने चुना, जिसमें उस समय हम लोगों ने सोचा था कि 50% हमारे बॉयज़ होंगे, 50% गर्ल्स होंगे, ये सोचा था शुरू में। बाद में तो लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी। शुरू में हम लोग ऐसा देखा और हमने यह भी सोचा कि भारतवर्ष के हर एक राज्य से विद्यार्थी होने चाहिए, ताकि विभिन्न राज्यों को भी मौका मिल सके, उनके यहाँ भी लोग MBA किए हुए हैं, ताकि उनकी ज़रूरतों को पूरा किया सके, चाहे सरकार में हो या लोक उपक्रम में हो या निजी उद्योग में हो या निजी उपक्रमों में हो। तो इसके लिए हम लोगों ने वहाँ जाकर कम से कम 15 ऐसे राज्य थे जहाँ प्रबंधन शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। हम लोगों ने 2-2 सीट उनके लिए दिया और कहा कि आप अपने स्तर पर टेस्ट ले करके, जांच करके, विद्यार्थियों को चुन के उन्हें आप स्पॉन्सर करें और उनकी फीस दें आप। ऐसा ही हुआ। लगभग सभी सरकारों ने सोचा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बने, जो हमारे संस्थान पटना में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने के लिए लोगों को चयनित करे और उसे भेजे हमारे यहाँ। वैसा हुआ। उसके साथ साथ हम लोगों ने कई दूतावासों से, कई उच्चायोगों से दिल्ली में आकर बातें की और उन लोगों ने भी देखा कि एक मान्यता प्राप्त संस्थान है और प्रबंधन शिक्षा की बड़ी कमी थी पूरी दुनिया में। केवल अमेरिका, USA, इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के अलावा बहुत कम ऐसे देश थे जहाँ प्रबंधन की पढ़ाई होती थी, या होती भी थी तो उनका MBA डिग्री नहीं था, कुछ और नाम था, भाषा भी कोई फ्रेंच, कहीं जर्मन, कहीं स्पेनिश, तो अंग्रेजी में सीखने के लिए बहुत ऑप्शंस नहीं थे। इसलिए हम लोगों ने अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे देशों से विद्यार्थियों को बुलाया, उन्हें भी हम लोगों ने पढ़ाया। नेपाल से लोगों को बुलाया, भूटान से बुलाया और एक ऐसी व्यवस्था हो गई जिसमें कि चाहे MBA हो या होटल मैनेजमेंट कोर्स हो या कंप्यूटर का कोर्स हो, उसमें कोई भी लोग बेरोजगार नहीं रहा, बल्कि हम कैंपस इंटरव्यू कराते थे और हमें विश्वास है उस समय भी 100% लोगों को नौकरी मिल जाती थी। और अभी भी जो लोग मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट चलाते हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं, और बहुत सारे कॉलेजेस बंद हो रहे हैं क्योंकि प्लेसमेंट फैसिलिटी नहीं है, लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। मैं कहता हूँ कारण कुछ और है, मैं ये विषयांतर होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि नौकरी क्यों नहीं मिलती है। जो संस्था निर्माता हैं वो आराम करते रहते हैं, सोते रहते हैं, और जब रिजल्ट निकलता है तो चाहते हैं किसी तरह से हमें रातों रात हम प्लेसमेंट करा दें। सालों भर मेहनत करना पड़ता है। आपको अगर 120 लड़के हैं तो कम से कम 10,000 ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, तब होगा। आप देखें जब भाई 120 है तो 300 लोगों को भेज दें, नहीं मिलेगी नौकरी। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, क्या करना चाहिए। 10,000 लोगों को क्यों नहीं लिख सकते, आप 50,000 लोगों को लिखिए। एक विद्यार्थी को जो MBA किया है या होटल मैनेजमेंट किया है, कंप्यूटर साइंस किया है, या कोई भी मास्टर डिग्री किया है या PhD किया है, या वो बैचलर्स डिग्री किया है, उसको कम से कम 4-5 विकल्प होना चाहिए। जा रहा है घर पे बोलेगा कि मैं कर चुका हूँ, पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है, मुझे 5 जगह से ऑफर है, मैं कहाँ ज्वाइन करूँ, यह होना चाहिए। ये नहीं कि एक नौकरी के लिए भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। यह एक गलत पॉलिसी है, नीति गलत है। हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और हम लोगों को सोचना चाहिए कि किस प्रकार हमारा काम बढ़ेगा। इस प्रकार हमारा ये इंस्टीट्यूट चलने लगा आगे। इसी बीच में हमने देखा कि भाई हमें आगे क्या करना चाहिए। तो
देखना पड़ेगा कि हम लोगों ने देखा कि आगे क्या स्थिति है। बड़ी अच्छी बात है, इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ रहा था। हमने जब सर्वेक्षण किया तो हमने देखा कि जितने हमारे MBAs हैं या कंप्यूटर वाले हैं या होटल वाले हैं, जहाँ जहाँ कार्यरत है, उनकी उत्पादकता बढ़ रही है, इफिशिएंसी बढ़ रही है उन संगठनों की, और जितने एम्प्लॉयर्स से बड़े प्रसन्न थे। मैं दुखी था तो मैं देख रहा था कि जो बड़े बड़े उद्योग हैं, जहाँ पर हमारे विद्यार्थी चाहे मार्केटिंग में हो या HR में हो, फाइनेंस में हो, प्रोडक्शन में हो, ऑपरेशंस में हो, या मेंटेनेंस में हो, या मटेरियल्स मैनेजमेंट में हो, परचेजिंग में हो, कहीं हो, लेकिन वे उत्पादकता ला रहे थे, लेकिन प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा था। क्योंकि जो मैनेजमेंट है प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर का, उससे कोई मतलब नहीं था उस समय कि प्रदूषण हो रहा है तो हो रहा है, एक मामूली बात है। प्रदूषण हो रहा है, कचरा निकल रहा है तो कहाँ फेंकेंगे हम, धरती पर ही रहेगा, ये उस समय की सोच थी। मैं बहुत दुखी हो गया। ये बात तो 1980 की है। मैंने देखा कि नहीं, प्रबंधन संस्थान चलता रहेगा पटना में, लेकिन हमें पर्यावरण पर काम करना है। लोगों ने कहा कि पर्यावरण, ये तो शब्द ही नया है। हमने कहा डिक्शनरी में तो मैंने देखा है एनवायरमेंट की हिंदी पर्यावरण होती है। पर्यावरण संस्थान खुलेगा जहाँ मैं लोगों को जागरूक बनाऊंगा। मैं एक काडर तैयार करूंगा जिसमें हमारे विद्यार्थी चाहे बैचलर डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो, डिप्लोमा हो या PG डिप्लोमा हो, वो करेंगे पर्यावरण विज्ञान में, पारिस्थितिकी में और प्रदूषण नियंत्रण में, आपदा प्रबंधन में। इस तरह से जो नए विषय हैं उसमें वो आगे बढ़ेंगे ताकि एक काडर तैयार हो सके और हम इसको प्रदूषण को रोक सकें, पर्यावरण शिक्षण को आगे बढ़ा सकें, प्रकृति संरक्षण के बारे में लोगों को हम गाइड करें। तो हुआ क्या कि 1980 में लोगों ने कहा कि कोई मंत्रालय कौन सा होगा आपका, कोई मंत्रालय नहीं था। तो मैंने, हमारे दल ने संपर्क किया तत्कालीन प्रधानमंत्री से और उनको बताया कि पर्यावरण मंत्रालय के बारे में आपने वादा किया था, मैं भी किया था उस समय 1972 में स्टॉकहोम में जो पर्यावरण विकास पर एक संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस किया था, सम्मेलन किया था, जिसमें बहुत सारे लोग आए थे। वहाँ पर निर्णय लिया गया था कि हर एक देश में, प्रत्येक देश में एक पर्यावरण मंत्रालय होगा। तो हुआ कि ठीक है, ऐसा करना चाहिए। हमें यह भी याद है तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जो अपना कीनोट एड्रेस दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषण है, पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। नई बात निकली, इस पर बहुत बहस हुआ और पाया गया कि सही बात है, गरीबी भी एक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और फिर ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ गरीबी एक प्रदूषण है। हमें गरीबी उन्मूलन पर ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आगे बताऊं कि मैंने सोचा कि पर्यावरण पर काम करना है। प्रधानमंत्री को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बताया दिल्ली आकर कि आप कृपया पर्यावरण मंत्रालय खुलवाएं। निर्णय लिया गया है कोई मंत्रालय ऐसे नहीं खुलता है, उसके लिए कमेटी होती है और एक कमेटी बनाएंगे जिसका नाम हुआ तिवारी कमेटी। उस समय के जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, क्योंकि अध्यक्ष तो मुख्य प्रधानमंत्री खुद होते हैं, उपाध्यक्ष थे श्री नारायण तिवारी। लोग नहीं जानते कि वो उपाध्यक्ष भी थे। लोगों ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, भारत सरकार का उद्योग मंत्री या उत्तराखंड के गवर्नर या आंध्र प्रदेश के गवर्नर के रूप में जानते हैं, लेकिन वो थे। कमेटी बनी और कमेटी ने लगभग 7-8 महीने के बाद यह निर्णय लिया कि मंत्रालय तो संभव नहीं है, एक विभाग खुलेगा। ठीक है, खुलेगा, अच्छी बात है, लेकिन उनके इस निर्णय से कम 6 महीना पहले 5 जून को ही हम लोगों ने भारतीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की स्थापना की। इसको उद्घाटित कराया 5 जून को और तब से हम लोग भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में और विभिन्न जिलों में ये पर्यावरण का काम कर रहे हैं। पर्यावरण शिक्षण प्रशिक्षण का काम, प्रदूषण नियंत्रण संबंधी शिक्षण प्रशिक्षण का काम कर रहे हैं और मुख्यालय इसका दिल्ली में है। पटना में भी कार्यालय रहा है, वहाँ पर भी कैंपस है
और शुरू में तो बिहार सरकार ने ही इसको अस्थायी मान्यता दी थी हमारे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा को। बाद में इसको बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने भी मान्यता दी और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में यह काम कर रहा है। और हम लोगों ने अभी तक कई लाख विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों में नामांकन कर उन्हें आगे उनको हम एब्जॉर्ब भी कराया है और वो परामर्शी के रूप में भी काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहे हैं, अभियंता के रूप में काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया में कर रहे हैं। और हमें पूरा फख्र है इस बात पर कि हमारे संस्थान ने ऐसे विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करके बहुत बड़ा योगदान दिया है। नहीं तो जो प्रदूषण नियंत्रण की दिशा और दशा जो बदली है उसमें बहुत बड़ा श्रेय उन विद्यार्थियों को जाता है जिन्होंने योगदान अपना दिया। और रही बात तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते रहे। हम लोगों ने कई विश्वविद्यालयों से, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल और फिर सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय, पांडिचेरी विश्वविद्यालय और कई इस तरह के विदेशी विश्वविद्यालयों से भी हम लोगों ने संपर्क स्थापित किया। हम लोगों ने अमेरिका, इंग्लैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहाँ के भी और यूएसए के भी विश्वविद्यालयों से संपर्क स्थापित करके आगे हम लोग काम करते रहे कि देश विदेश के सैकड़ों विश्वविद्यालयों से हम लोगों ने एमओयू साइन किया, कोलैबोरेट किया और पाठ्यक्रमों की संख्या भी बढ़ाई। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय और सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय के साथ हम लोगों ने करीब 20 बैचलर्स डिग्री और 20 मास्टर्स डिग्री को चालू किया। जो मुख्य विषय थे वो थे इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पीस स्टडीज, इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इत्यादि। इसके साथ साथ हम लोगों ने पोल्यूशन कंट्रोल, डीपोल्यूटिंग टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में भी काम किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी 1980 से ही लेकर आज तक हम लोगों ने करीब 4500 पुस्तकों का लेखन और प्रकाशन भी किया। यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हम लोगों ने 50 से ज़्यादा विश्वकोश भी बनाया। ऐसा कोई विषय नहीं है जो आधुनिक है और नीड बेस्ड है, जिसकी ज़रूरत है, उस पर हम लोगों ने विश्वकोश नहीं बनाया। हर विषय पर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर बनाया, पीस स्टडीज पर बनाया, ग्लोबल सिक्योरिटी पर बनाया, डिसआर्मामेंट, और साथ साथ हम लोगों ने ग्रीन बिजनेस, ग्रीन टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल साइंसेज, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, नानो टेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, पोल्यूशन कंट्रोल के अलावा स्पिरिचुअलिटी, इंटरफेस स्टडीज़ इत्यादि विषयों पर हम लोगों ने ये बनाया और हम लोगों ने शोध भी किया। हम लोगों ने क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस पर भी रिसर्च किया, अप्लाइड साइकोलॉजी पर भी काम किया। तो इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते गए। अब एक समय आया जब हम लोगों को लगा कि हम लोग स्वच्छंद नहीं हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एनवायरनमेंट को भारत सरकार ने, यूजीसी ने इंस्पेक्ट करके ये कहा था कि आप डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस ले लें। ये बात बहुत पहले की है, इसलिए 92-93 की बात है। उस समय हम लोगों ने सोचा कि हमें स्वतंत्र रहना है। अगर हम यूजीसी के अंदर आएंगे तो फिर हमें पर्यावरण के बारे में आवाज़ उठाने में दिक्कत होगी। जो हमारा एनजीओ एक्टिविज्म का जो रोल है, जो भूमिका है, वो हम नहीं पूरा कर पाएंगे, ऐसा हमें लगा। शायद विचार मेरा गलत था, तो मैंने कहा कि मैं डीम्ड विश्वविद्यालय का स्टेटस नहीं लूँगा, विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर ही काम करूँगा। लेकिन एक समय आया जब मुझे लगा कि जितने तरह के विषय हमारे दिमाग में हैं और हमारे दल को उन पाठ्यक्रमों को चालू करना है,
वो जो विश्वविद्यालय थे हमेशा तैयार नहीं होते थे, तो उन्हें लगता था कि इतने ज़्यादा विषय को पढ़ाना क्या ज़रूरी है। मैंने कहा कि विषय होने चाहिए, ऑक्यूपेशन होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं पूरे भारतवर्ष के सभी युवाओं को हम रोजगार दे सके या उन्हें रोजगार सृजक बनाए या याचक बनाए, तो हमें ऑक्यूपेशंस की संख्या, पेशों की संख्या, वृत्तियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। माने नहीं तो मैंने देखा कि अब एक ही तरीका है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट विश्वविद्यालय की स्थापना करवाए। उस समय विश्वविद्यालय खुद खोलना संभव नहीं था भारतवर्ष में। बाद में मेरे चलते ही आया निजी विश्वविद्यालय कंसेप्ट। मैंने कई राज्य सरकारों को कहा कि आप हमारे साथ मिल करके पैसा हम लोग लगाएंगे, आप हमें विधानमंडल से एक अधिनियम पारित करा दीजिए, फिर ये एक जॉइंट वेंचर ग्रुप में रहेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रुप में रहेगा। लोगों ने माना और उस समय जब हम लोग कोशिश की, उस समय तो कोई विश्वविद्यालय नहीं था। हमने 92-93 में चालू किया, लेकिन 95 में सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय खुल गया और महर्षि महेश विश्वविद्यालय खुला, और उसके बाद हम लोगों का विश्वविद्यालय भी खुला। जब हम लोगों ने वर्ष 2000 में कोशिश की खोलने की विश्वविद्यालय, तो हमें कई जगह से ऑफर्स हुए। हमें हिमाचल सरकार से भी कैबिनेट डिसीजन हुआ, हमें नागालैंड से भी हुआ और अरुणाचल प्रदेश से भी हुआ। लेकिन जब सोचते ही कहाँ जाना है, कैसे करना है, करते करते 2006 में नागालैंड की सरकार ने, वहाँ के विधानमंडल ने, विधानसभा ने ये पारित किया, द ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी एक्ट 2006 बनाया। उस समय मैं चाहता था कि पूरी दुनिया को अगर सिखाना है, उन्हें प्रशिक्षित करना है, तो ओपन एजुकेशन की बात होगी, डिस्टेंस ओपन एंड वर्चुअल एजुकेशन की बात होगी। इसलिए हमने सोचा कि हम क्यों नहीं ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाएं। हम लोगों ने खोला और बाद में जाकर के हमें आगे बहुत फ़ायदा मिला, उससे हमें आगे बढ़ने का मौका मिला। वर्ष 2012 में फिर इंदिरा गांधी प्रौद्योगिकी और चिकित्सा विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश में खोला गया। ये 2 विश्वविद्यालय चल रहे हैं। उसके अलावा भारतवर्ष में कम से कम 50 से भी ज़्यादा ऐसे विश्वविद्यालय खुले हैं जिसमें हमने परामर्शी की भूमिका अदा की है, क्योंकि हमने देखा कि जितना विश्वविद्यालय हो गया हम उसी में गुणवत्ता लाएं और बाकी हम नए उद्यमी जो हैं, संस्था निर्माता हैं, उन्हें मदद करें। मेरा जो अनुभव है उसे भी हम बांट कर उन्हें दें, ताकि उन्हें इस बात को प्रारंभ करने में कोई कठिनाई ना हो। इस प्रकार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच में हमें प्रसन्नता है कि हम लोगों ने पिछले वर्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा था। इसमें कहा था कि जो हमारे राष्ट्र निर्माता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी यानी डॉक्टर जी के सम्मान में हमें डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार विश्व हिंदू विद्यापीठ की स्थापना करनी है। तो उन्होंने बहुत अच्छा संदेश भेजा और फिर उसके बाद हमें कई राज्य सरकारों से ऐसा ऑफर मिला है कि इसे हम चाहें इस विद्यापीठ को एक विश्वविद्यालय के रूप में भी परिणत करके और विधानमंडल से हम अधिनियम बनवा सकते हैं। तो उसमें हम लगे हुए हैं और हमारे बहुत सारे पाठ्यक्रम चल रहे हैं। और दिल्ली में हमारा बहुत बड़ा मुख्यालय है, प्रांगण है, जहाँ से हम रिसर्च करते हैं और सारा हम देखते रहते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी यहीं बैठता है और फिर दुनिया के विभिन्न देशों में भी सैकड़ों ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिसको हमने परामर्शन दिया है और आगे भी हम देते रहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि जो काम हम लोगों ने किया है प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में, पर्यावरण शिक्षण के संबंध में और फिर पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में, हैबिटेट के बारे में, वो काम आगे बढ़ता रहे। और जब हमारे कोई मित्र आएंगे, बहुत सारी बातें हैं, 70 सालों का इतिहास है, बहुत जल्द में इसको ख़त्म करना संभव नहीं है। लेकिन मैं ही कहता हूँ कि हमें ऐसा सोचना चाहिए कि शिक्षा नीति में परिवर्तन लाकर इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिसमें हमारे जितने भी विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं वो रोजगार सृजक बन सके, रोजगार याचक नहीं। और अगर रोजगार याचक ही बनना है तो एक सफल रोजगार याचक हो सके, उन्हें इस प्रकार का प्रशिक्षण हो। जैसे शिक्षा नीति में आमूल परिवर्तन की जरूरत है, केवल उसके मॉडिफिकेशन से काम नहीं चलेगा। लॉर्ड बगाले का जो सिद्धांत था वो फॉल्टी था, किसी और कारण से बना था और भारत आज़ाद है, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहनों और भाइयों, इसके पहले कि मैं आपको धन्यवाद दूं हमारी बातों को सुनने के लिए, मैं आपसे अभी अनुरोध करूंगा
और मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप यह जो हमारा संदेश है जो यूट्यूब पर जा रहा है, तो आप उसे देखें और देखने के बाद उसको साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको भविष्य में सूचना मिलती रहे कौन कौन सा नया वीडियो आ रहा है। इससे बड़ा फ़ायदा होगा आपको भी और हमें भी, और हमारी बातों को प्रसारित करने में, और विभिन्न सरकारों को भी मदद मिलेगी ताकि इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन शीघ्र कर सकें। जय हिंद।